नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनुपम प्राइड एडिफिकेशन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ जो इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान के लिए कमिंग एग्ज़ाम में आते हैं और परीक्षा के जैसे सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन है। इससे आपको बहुत अच्छी तैयारी करने को मिलेगा। क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से हम लोग पढ़ेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे। इसलिए स्लाइड में क्वेश्चन की संख्या कम की गई है, लेकिन क्वेश्चन के संख्या के साथ साथ क्वेश्चन की क्वालिटी को हमने इम्प्रूव करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 जो है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है? तो देखिए सबसे पहले नीति निर्देशक तत्व, अब नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं और अनुच्छेद कितना है, 36 से 51 तक दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है और ये सारे नीति निर्देशक तत्व राज्य को परिभाषित करते हैं और राज्य के बारे में बात करते हैं। ठीक, अब देखिए ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन को समझने की कोशिश कीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन जो बन रहे हैं कैसे फ्रेमिंग हो रही है और उन क्वेश्चन को कैसे हम लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक। तो कहने का तात्पर्य है क्या नीति निर्देशक तत्वों में इनके बारे में कोई वर्णन दिया गया है या बताया गया है राज्य के। दूसरा क्वेश्चन है कि सभी नागरिकों के जीविका के समान अवसर करने के लिए अधिकार। तीसरा पॉइंट दिया गया है 14 वर्ष से सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। ठीक, तो कहने का मतलब है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इनका कहीं अनुच्छेद में वर्णन है या वर्णित करके बताया गया है। तो हाँ देखिए हम लोग बात करते हैं और इनको बताते हैं कि कहाँ पे किसको वर्णन करके बताया गया। देखिए सबसे पहले बात है गाय, बछड़ा, दुधारू पशु। देखिए इसके बारे में तो कोई डायरेक्ट है नहीं, लेकिन अगर अनुच्छेद 48 में चलते हैं, 48 में क्या किया गया है, कृषि और पशुपालन संगठन के बारे में प्रावधान है। ठीक है, उसी तरह 48 का में क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए 48 का में जो दिया गया है जीवों की रक्षा, पर्यावरण का संरक्षण। देखिए पर्यावरण का संरक्षण करने के साथ साथ जीवन की रक्षा। तो देखिए पहला वाला आपका जो है गाय, बछड़ा और दुधारू पशुओं की बलि पर रोक, ये इसके अंतर्गत आता है। दूसरा है सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करने का अधिकार। देखिए सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करने की बात जो की गई है, ठीक, वो अनुच्छेद 44 में कहा गया। समान सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता के बारे में प्रावधान है। नेक्स्ट 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में उपबंध कहा गया है। तो देखिए ये जो है अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है। राज्य सरकार की ये ड्यूटी है और राज्य सरकार इसको करती है। तो देखिए 1, नंबर 2, नंबर 3, तीनों हम लोगों ने क्वेश्चन के ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लिया। अब इसमें कह रहा कौन इसके अंतर्गत आता है। तो देखिए इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, 1, 2 और 3। देखिए पढ़ने से ऐसा लग रहा था कि इसमें शायद एक ही ऑप्शन सही होगा, दूसरा होगा, लेकिन जब हम पूरे क्वेश्चन का बहुत अच्छे से इंटरप्रिटेशन करते हैं और एक एक आर्टिकल के साथ हम इसको समझते हैं तब है। अब देखिए सबसे पहले हमने फर्स्ट वाला बताया किसमें था, 48 का में था। ठीक, दूसरा अनुच्छेद 44 है और तीसरा अनुच्छेद 45 है। तो तीनों राज्य के नीति निर्देशक। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शोषण के विरुद्ध के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए शोषण के विरुद्ध के अंतर्गत नहीं आता है, इसका जो उल्लेख किया गया है, ये इसके बारे में जो बताया गया है वो हमारे संविधान के, ठीक है, मौलिक अधिकारों में वर्णन करके बताया गया है। मौलिक अधिकारों में बताया गया है कि अनुच्छेद 23 और 24 दो हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो सबसे पहले हम लोग 23 में पढ़ते हैं कि 23 में क्या है। देखिए अनुच्छेद 23 में जो है मानव के साथ दुर्व्यवहार एवं बलात्कार के प्रतिषेध के बारे में बताया गया। तो अगर देखें कि मनुष्यों का जो क्रय विक्रय है
वो अनुच्छेद 23 में डिफाइंड होता है, तो इसलिए अनुच्छेद 23 तो उसके शोषण के विरुद्ध के अंतर्गत आता है। बेघार का निषेध, देखिए ये शब्द ही ऐसा है, बेघार का निषेध, ये शोषण के विरुद्ध आता है कि नहीं। तो अगला हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, धर्म के विशेष उन्नति का निषेध। देखिए धार्मिक प्रवृत्तियों के लिए किसी को भी रोका नहीं जा सकता है, यह हमारे मौलिक अधिकारों में वर्णन करके बताया गया। तो इस अनुसार अगर देखा जाए तो तीसरा वाला सी पोर्शन भी हमारा शोषण के विरुद्ध के अधिकार के अंतर्गत आता है। चौथा पोर्शन जो है वो तो हमारे सीधा सीधा अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको कारखानों में या बालकों को बाल श्रम निषेध है। तो इस अनुसार अगर देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से देखिए, बहुत समझ के देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है कि जिसके रूप में कार्य करने के लिए उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है तो न्यायालय द्वारा लीक जारी कर सकता है। देखिए ये शब्द जब आता है तो हमारा जाता है रिट में। अब ये रिटों का प्रावधान कहाँ है? देखिए भारतीय संविधान में उपचारों का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 में कहा गया है। ठीक, अब अनुच्छेद 32 में हम सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की रिटें दे सकते हैं और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट में हम 5 प्रकार की रिटें दे सकते हैं। ये ऑप्शन जो आपको 4 लिखे हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, अधिकार प्रेक्षालेख और परमादेश। ठीक, ये आपके 4 जो हैं वो इसमें एक एक करके वर्णन करके बताया गया है। बस एक और आपका छूट गया है जिसका हम कहते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध, तो ये 5 रिटें हैं, इनमें प्रावधान क्या कि संवैधानिक अधिकार। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये कौन सी रिट है इसमें कहेंगे। देखिए क्वेश्चन की लाइन को पकड़िए और क्वेश्चन को देखिए, ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करे जिसे कार्य करने के लिए वैधानिक अधिकार न हो। तो वैधानिक अधिकार न हो ये अधिकार प्रेक्षालेख में कहा जाता है। तो देखिए इस तरह से ऑप्शन सी वाला आपका सही हो गया कि अधिकार प्रेक्षालेख है। क्योंकि देखिए कोई भी पदाधिकारी किस रूप में कार्य कर रहा है, अगर प्रिंसिपल नहीं है और वाइस प्रिंसिपल को चार्ज दिया गया है तो आप उससे पूछ सकते हो ना कि आपको किस अधिकार से वैधानिक पद पे रखा गया है या उसके कार्य करने के लिए कहा गया। अब हम लोग 5 रिटों को पढ़ लेते हैं, क्योंकि कहने का मतलब है कि अगले एग्जाम में अगर हम जाएंगे तो आज हमारा एक क्वेश्चन आया है, कल दूसरा क्वेश्चन आएगा। और देखिए क्वेश्चन को तैयार करने का सबसे अच्छा जो तरीका है कि 4 ऑप्शन हमें अच्छे से आने चाहिए, तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए पहली रीट है जिसको हम लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, हार्बर कॉर्प्स। देखिए इसमें ये कहा गया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का आशय क्या है कि बंदी को न्यायालय में उपस्थित किया जाए और यह अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, ये अपील पे जारी किया जाता है कि न्यायालय में उसे 24 घंटे के अंतर्गत बंदी को उपस्थित किया जाए कि उसे अवैध रूप से या वैध रूप से बंदी बनाया गया। ठीक, उत्प्रेषण। देखिए उत्प्रेषण में क्या कहा गया, उत्प्रेषण लेख भी एक तरह का ऐसा अर्ध न्यायिक लेख है जो न्यायालयों के लिए है। कहा गया है कि न्यायालय में अधिकार क्षेत्र होते हैं, अधिकार क्षेत्र के अंदर ही हम कार्य कर सकते हैं। अगर कोई अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है तो उत्प्रेषण लेख को हम जारी करा सकते हैं। देखिए अधिकार प्रेक्षालेख मैंने बताया किस रूप में वैधानिक रूप से आप कार्य कर रहे हो। देखिए परमादेश जो लेख है, यह लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता। कहने का मतलब है हम अधिकारी को जो बनाते हो सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए, और वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह ही न करे तो हम सीधा सीधा परमादेश लेख जारी करा सकते हैं। ठीक, अब इसमें एक आपका बचा था जो मैंने बताया था 5वां है, उसका नाम था प्रतिषेध। देखिए प्रतिषेध के बारे में जो बात की गई है कि प्रतिषेध क्या होता है, तो देखिए प्रतिषेध का मतलब ऐसा होता है कि कई बार ऐसे होते हैं कि अधिकार क्षेत्र से तो बाहर ही है और अर्धन्यायिक मामलों में कार्रवाइयाँ बहुत लंबे समय तक चलती रहती हैं। अब जैसे उत्प्रेषण में क्या होता है कि हमेशा अधीनस्थ न्यायालय से जो उसका सबॉर्डिनेट नेक्स्ट न्यायालय है वो पूछ सकता है कि ये कार्रवाइयाँ क्यों इतनी लंबी चल रही हैं, यह कैसे है। तो देखिए बस इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये समझ लीजिए कि उत्प्रेषण में और आपका प्रतिषेध में।
उत्प्रेषण में क्या कहता है कि न्यायिक कार्रवाइयाँ शामिल होती हैं और लंबित मामलों को लिया जाता है। प्रतिषेध लेख में ये कहा जाता है कि उसके अधिकार क्षेत्र में रहते हुए ये आदेश दिया जाता है कि वहाँ पे कार्रवाइयाँ करें क्योंकि मामला उस क्षेत्र का है, अन्यथा उसको छोड़ दें। ठीक है, तो इस तरह से हमारी रीटें हो गई। ठीक है, अगले पोर्शन पे चलते हैं। देखिए याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को भारत के प्रत्येक नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए शरण ले सकता है? देखिए ये क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें बताया गया है कि भारतीय संविधान में अधिकारों के लिए शरण ले सकता है। अब ये कहाँ शरण ले सकता है, किस अनुच्छेद में बताया गया है और किसके बारे में बताया गया है? तो देखिए अभी हम लोग बात करके आए हैं कि अधिकार, संवैधानिक अधिकारों का, जिसमें 5 रीटों को इसी के पहले हम लोग पढ़ के आए हैं। ठीक, तो सीधा सीधा क्वेश्चन अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 में क्या बताया गया है कि संवैधानिक अधिकारों का, तो सीधा क्वेश्चन आपका हो गया। देखिए एक क्वेश्चन तैयार किया, अच्छे से पढ़ लिया, तो दूसरा वाला ऑप्शन बहुत अच्छे से हमारा हो गया। ठीक, अब देखिए 30 में जो है कहा गया शिक्षण संस्थानों के शासन और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में बताया गया है। देखिए 31 जो था उसमें हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था, जिसे हम लोगों ने वहाँ से हटा दिया और 300 का में संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ दिया। अनुच्छेद 35 जो है मैंने बताया है कि 12 से 35 तक की मौलिक अधिकारों को वर्णन करके बताया गया है। तो 35 में जो दी गई है वो मौलिक अधिकारों के बारे में ही बात की गई है, तो ये विशेष रूप से इसमें कोई खास बात नहीं है। तो इस तरीके से ये पोर्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का क्लियर हो जाता है। अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति में निम्नलिखित आधार पे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कई बार हमारी सिविल की परीक्षाओं में क्वेश्चन आ चुका है और गलत हो जाता है। देखिए कहने का मतलब है सिद्ध कदाचार, असमर्था, संविधान पर अतिक्रमण या उपयुक्त सभी। तो ज़्यादातर बच्चों का ये ऑप्शन हो जाता है कि सर तुरंत देखते ही क्वेश्चन कह देते हैं कि उपयुक्त सभी वाले, लेकिन नहीं। कहने का मतलब है सीधा सीधा, अगर हम सीधा सीधा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट उठाएंगे और उसमें महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो किस में दी गई है, अनुच्छेद 61 में। उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो लिखेंगे हाउ कैन रिप्लेस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द वायलेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधानों के द्वारा हमारे संविधान का अतिक्रमण करे और हमारे संविधान का वायलेंस करे, उसी को। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा, सी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब प्रक्रिया के बारे में बात की गई, अभी हम लोग बात कर चुके थे। कौन सा अनुच्छेद लगता है, तो अनुच्छेद 61 है। प्रक्रिया कैसी है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। क्यों अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, प्रोसेस बता देते हैं। क्योंकि देखिए संविधान में हमारे जब भी राष्ट्रपति को हटाएंगे, क्योंकि वो संवैधानिक प्रमुख व्यक्ति है, तो उसके लिए एक प्रोसेस बताया गया है कि संसद के किसी भी सदन में कुल सदस्यों की संख्या का कम से कम 1/4, कितना, 1/4 सदस्यों का हमें अनुमोदन के लिए, प्रस्ताव के लिए चाहिए। ठीक, और उसमें क्या होता है, 2/3 सदस्यों का कम से कम बहुमत होना चाहिए। और अगर ये परिणाम स्वरूप जो उस पर आरोप लगाए गए हैं उसके लिए पहले से 14 दिन का नोटिस भी देना पड़ेगा। और नोटिस देने के बाद अगर ये सिद्ध हो जाता है आरोप कि राष्ट्रपति जो है वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही से नहीं कर रहा है, तभी हम उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगा सकते हैं। ठीक, तो इस तरह ये क्वेश्चन का ऑप्शन आपका बी वाला सही हो जाता। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन में लगाया जाता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मोस्टली लोग कहते हैं कि नहीं लोकसभा में लगाया जाता है, सर राज्यसभा में लगाया जाता है, संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। तो देखिए महाभियोग की प्रक्रिया उसी प्रकार है जैसे संसद में कोई विधेयक ला सकते हैं, हम किसी भी सदन में ला सकते हैं। कहने का मतलब है चाहे वो हम पहले लोकसभा में लाएं और चाहे राज्यसभा में। तो सी वाला ऑप्शन इसका सीधा सीधा सही। अब अनुच्छेद को रिवाइज करना हो तो तुरंत आप अनुच्छेद का रिवाइज कर लेंगे कि राज्यसभा और लोकसभा, देखिए ये अनुच्छेद 81 में दिया गया, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में दिया गया है। ठीक, और किसी भी सदन में हटाने के लिए जो प्रक्रिया है उसका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी इम्पोर्टेंट है और इसमें क्या बताया गया है कि संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम
देखिए राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है। तो देखिए संशोधन है, अब तक भारतीय संविधान में कई संशोधन हो चुके हैं, ये महत्वपूर्ण संशोधन है इसलिए एग्जाम में पूछा गया और राजस्थान के लिए गया। अब देखिए कई बार होता है कि बच्चे मोस्टली वही संशोधन पढ़ते हैं जो महत्वपूर्ण है, अब परीक्षा में जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ या तो आपको ये जो दिए गए 4 ऑप्शन हैं संशोधन के वो आपको सारे पता हो, या तो एक एक करके ऑप्शन। देखिए सबसे पहले जो दिया गया है 95, देखिए 95 संशोधन अधिनियम 2009 में, इस संशोधन में देखो अनुच्छेद 334 में संशोधन के रूप में लोकसभा और राज्यसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण और आंग्ल भारतीयों के लिए मनोनीत करने के लिए ये प्रावधान किया गया था 2009 में, और 2020 तक ये था। ठीक, अब देखिए संविधान का 75वां संशोधन 1993 में, तो देखिए 73 और 74 पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। और इसके बाद देखिए अब इसमें जो सही ऑप्शन है आपका, देखिए संविधान का 89, ठीक, देखिए 89 संशोधन जो है उसमें क्या बताया गया है, उसमें यह बताया गया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक आयोग की स्थापना करने के लिए। तो अब इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो आपका सही ऑप्शन कौन सा है, 89 भी नहीं होगा। ठीक, अब संविधान के 91 संशोधन जो 2003 में हुआ था, क्या बात कहता है, देखिए इसमें दल बदल के संशोधन को केवल संपूर्ण दल के विलय के रूप में मान्यता दी गई थी और ये बताया भी गया था कि केंद्र व राज्यों में मंत्रिपरिषद सदस्यों की संख्या को लोकसभा विधानसभा और में कहा गया था कि कितनी बढ़ा सकते कितनी कम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए इसका जो सही ऑप्शन है वो सही ऑप्शन जो होगा वो आपका डी वाला सही है। अब इसमें क्या कहा गया था समझ लीजिए। पहली बात ये बताई गई थी कि मंत्रिपरिषद की संख्या जो है 15% तक ही होगी, जहाँ पे सदन में कम से कम 40, देखिए अधिकतम 40 और न्यूनतम 12 मंत्री हो सकते हैं। ठीक, अब सदस्यों की संख्या का 15% निकाल लो या 12 न्यूनतम अधिकतम और उसमें से 40 ही। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 संविधान की, ठीक है, 11वीं अनुसूची में, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, पंचायत के बारे में बताया गया और इसमें विषयों की संख्या पूछी गई है। तो सीधा सीधा विषयों की संख्या 29 है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, बढ़िया है, एग्जाम के लिए है, अच्छी तैयारी करिए। चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन है। देखिए जब चुनाव आयोग का प्रश्न उठता है कि चुनाव आयोग के बारे में बात करें तो देखिए चुनाव आयोग का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में दिया गया है, 324 में दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के बारे में, यह स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है। देखिए कहने का मतलब इसमें कथन सही है पूछ रहा है। ठीक, इसमें 6 साल के कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेशन कर दिया जाता है। हाँ, ये जो कथन है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है ऑप्शन की ये, और यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। राजनीतिक दलों को मान्यता देता है लेकिन विवादों के लिए न्यायालय में ही सुलझाया जाता है। ग्राम पंचायत और चुनावों के लिए चिन्हित करता है लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग इसका गठन है। तो अनुच्छेद इसमें देखिए सीधा सीधा इसका ऑप्शन जो है वो आपका कौन सा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। देखिए 11 में क्या है कि अनुच्छेद दिए गए हैं सामने और उनका मिलान करना है। ठीक है, अब देखिए पहला अनुच्छेद सबसे नंबर ए स्लाइड में दिया गया है, नंबरिंग थोड़ा नहीं दी गई है, आप लोग समझ लीजिए। ठीक, कोई दिक्कत तो उसमें। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा देने की शक्ति। देखिए अनुच्छेद 72 में क्या कहा गया है, बहुत अच्छे समझ लीजिए कि राष्ट्रपति किसी को क्षमादान कर सकता है। अब क्षमादान का मतलब है कि उसके सजा को कम नहीं कर सकता है पूरी तरीके से, लेकिन सजा को कुछ हद तक, क्योंकि बताया गया अनुच्छेद 72 में क्या है कि कुछ मामलों में दंडादेश का निलंबन कर सकता है, ठीक है, परिहार कर सकता है और लघुकरण कर सकता है। देखिए ये बात जब पूरी क्लियर होगी तो अच्छे से उसको आप समझ पाएंगे। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार और क्षेत्राधिकार बताया गया है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक, तो इस तरह पहला वाला भी ऑप्शन मैच कर रहा है, सही हो गया। ठीक है, दूसरा भी सही, और तीसरा 360, देखिए हमारे यहाँ आपातकाल का प्रावधान है 352, 356, 360, तो 360 वाला भी सही हो गया। अब अनुच्छेद 148 में भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियाँ। देखिए अब यहीं से क्वेश्चन बिल्कुल गड़बड़ हो गया है, ये वाला ऑप्शन क्यों, क्योंकि अटॉर्नी जनरल को तो अनुच्छेद 76 में कहा गया है।
तो ये वाला आपका गलत है। तो गलत है और यही विकल्प हमें ढूंढना कि कौन सा विकल्प इसमें हमारा गलत होगा और सही ऑप्शन की ओर हम जाएंगे। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट हमारा है कि सही, अब इसमें मिलान करना है। तो देखिए पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हो जाए। अब बात आती है कि 148 में क्या दिया गया। तो अनुच्छेद 148 में जो दिया गया है वो कैग, जिसको हम लोग CAG, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग कहते हैं। तो कैग के बारे में प्रावधान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो देखिए संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो देखिए संविधान सभा के सदस्यों के प्रत्यक्ष रूप में चुने जाते हैं। देखिए प्रत्यक्ष रूप में हमने चुनाव की प्रक्रिया को बताया था कि प्रत्यक्ष रूप में चुनावी प्रक्रिया संविधान की बनाई गई थी और ये वहाँ पे बताया गया, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है, सीट का वितरण जनसंख्या के आधार पे हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है। संविधान सभा की संरचना कैबिनेट मिशन के प्लान के मुताबिक की गई थी, ये बात भी सही है। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया और आपका दूसरा, तीसरा। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए कुल कितनी संख्या संविधान सभा में की गई थी, 389 बताई गई थी। उसमें से 292 जो थे वो विदेशी प्रांतों के थे और उसमें हमने 93 देसी रियासतों के लिए और 4 जो थे वो कमिश्नरी थे। तो ये हमने इस पे बारे में बात कर ली। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। देखिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है जिसके बारे में बताया गया है, देखिए अनुच्छेद 108, कौन सा अनुच्छेद याद रखिए। देखिए आर्टिकल को पढ़ के एक्सप्लेन करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आए। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, कुछ दशाएं, कब कैसी दशाएं होती हैं, अब यही क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया आपका। जो ऐसी दशाएं हैं उसमें होता है कैसे, राष्ट्रपति जब बुलाए, देखो राष्ट्रपति तो बुलाता ही, लोकसभा संशोधन बिल स्वीकार, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो तभी तो राष्ट्रपति बुलाएगा। बस ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 जो है, निम्नलिखित में राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को अधिकतम जीवन राज्यपाल द्वारा अध्यादेश के अधिकतम जीवन से अधिक हो। ठीक, केंद्र द्वारा प्रदेश के प्रशासकों से कोई भी अध्यादेश बनाने की शक्ति, इनमें से कौन सा। देखिए अब अध्यादेश, सबसे पहले हम लोग अध्यादेश के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए अध्यादेश का जो प्रावधान है या अध्यादेश के बारे में बताया गया है, तो वो बताया गया है, देखिए अनुच्छेद कौन सा है अध्यादेश का, 123 केंद्र में और 213 राज्य में अध्यादेश के बारे में बताया गया। अब इसमें देखो क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश का अधिकतम जीवन राज्यपाल द्वारा अध्यादेश के अधिकतम जीवन से अधिक होगा। ठीक, अब ये बात भी इसमें, केंद्र द्वारा प्रशासकों में अध्यादेश बनाने की शक्ति नहीं है, बल्कि मैं 123 में बता चुका हूँ केंद्र अध्यादेश। तो इसमें सही बात है कि इसमें से कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ये भी एक बड़ा कन्फ्यूजन होता है, सब पढ़ लें और क्वेश्चन में तो नन ऑफ दीज क्वेश्चन का ऑप्शन आता है, वो काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कथनों, देखिए गलत कथन की छांटना है, क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को फिर पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से हम लोगों को पता है। संविधान संशोधन विधेयक केवल राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है लेकिन वापस नहीं किया जा सकता है, सही बात है। ठीक, अब उसमें क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है, ठीक, अनुच्छेद 111 द्वारा ली गई शक्तियां के तहत राष्ट्रपति बिल बनाने की सहमति को रोक सकता है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन है कि उच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश को इस्तीफा देगा। अब देखिए ये क्वेश्चन का तो ऑप्शन है गलत है, यहीं से हम लोगों ने पकड़ लिया। कौन सा ऑप्शन, सी राइट होगा। अब सी क्यों राइट है, देखिए अनुच्छेद 217 में क्या कहा है, एवरी जजेस ऑफ हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर रहा है तो जब जिस पर्सन हमें अपॉइंट कर रहा है उसी को हम इस्तीफा देंगे, तो यहाँ पे CJI मुख्य न्यायाधीश को नहीं देंगे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाता। छुआछूत का असमानता, ये देखिए अब इसके लिए अनुच्छेद दिया गया है तो ये है। तो अब गलत ऑप्शन और कथन में हमें छांटना था तो गलत हमारा सी हो गया। देखिए कई बार जब अच्छे पेपर में क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो इस तरह के प्रश्न रखे जाते हैं और हमारी टीम ने, हम लोगों ने अच्छे क्वेश्चन को ढूंढा है और अच्छे से डिस्कस किया है। आई होप ये
15 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये 15 क्वेश्चन कन्वर्टेड बाय 60, क्योंकि 15 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चनों का अध्ययन छुपा हुआ है। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।